देखिए जी, ये करना चाह रहे हैं भाई हम। जैसे कि हम क्या करते हैं, एक वायर है उसको ऐसे हमने छत से लटका दिया, मतलब उसका एक एंड बांध दिया हमने ऐसे, और नीचे के एंड पे हम वेट लटकाते जा रहे हैं ऐसे करके, वेट 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 लटकाते जा रहे हैं। तो क्या इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ती जाएगी, ठीक है यस क्या? सर। तो जैसे जैसे हम वेट लगाएंगे तो क्या नीचे की तरफ जो फोर्स है वो बढ़ेगा। यस। यस सर। तो नीचे की तरफ जो लगने वाला फोर्स है वही टेंशन प्रोड्यूस करेगा क्या? और इसमें अगर मैं एरिया से डिवाइड कर दूं तो क्या स्ट्रेस आ जाएगी। यस और सर। अगर ये आ गई है स्ट्रेस, तो भाई स्ट्रेन, यानी कि इसकी जो लेंथ है उसमें कुछ चेंज भी होता रहेगा क्या? तो वो डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगी क्या? यस सर। तो जैसे जैसे हम यहाँ पे वेट बढ़ाते जाएंगे 2 mg 3 mg 4 mg 5 mg, वैसे वैसे क्या इसकी लेंथ भी फर्दर इंक्रीज होती जाएगी। तो उन दोनों का रिलेशन पढ़ना चाह रहा हूँ कि कैसा होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन कैसा होता है, ठीक है ना। प्योरली थियोरिटिकल है, एक ग्राफ सा आएगा इसमें, वो ग्राफ को स्पेसिफाई करना होता है बस, ये क्वेश्चन होता है भाई, ठीक है ना। तो चलिए मैं लिखता जाता हूँ। इफ ए लोड, लोड का मतलब वेट, इज सस्पेंडेड टू द हैंगिंग वायर, एक वायर है जो कि हैंग कर रखी है आपने सीलिंग से, एंड लोड इज इंक्रीज्ड ग्रेजुअली, जो लोड है उसको धीरे धीरे करके बढ़ा रहा हूँ, देन ए ग्राफ इज प्लॉटेड इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन में ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। मैं पॉइंट वाइज लिखूंगा क्या होता है। व्हेन स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल, स्मॉल कैसे कहते हैं, less than 2%, देन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? यस सर। यस सर। बाकी दोनों जनता? यस सर। फाइन। क्या तुम लिखोगे जो मैं बोलूंगा? ओके सर। देखिए, इसके लिए 2 लाइन छोड़ दो, ये वाला पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 1 लिखिए। मैं लिखूंगा इससे अच्छा कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ होगा ना सब कुछ। लिखिए पॉइंट नंबर 1, व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल, यही वाला, व्हेन स्ट्रेन इज स्मॉल, ब्रैकेट में लिखिए less than 2%, स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। सर व्हेन स्ट्रेन, ये सामने लिखा हुआ है, व्हेन ये वाला स्ट्रेन सर। प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल, then stress is directly proportional to strain। ठीक है, हो गया। यस सर। Fine। ये हरवंश, ये है एक ऑब्जर्वेशन। अब इसका मतलब क्या है ये लिखेंगे नीचे, नेक्स्ट लाइन से लिखिए, इन दिस रीजन, in this region Hooke's law is applicable। In this region Hooke's law is applicable। यस सर। The point P, the point P is called the limit of proportionality। The point P is called the limit of proportionality, and the slope and
the slope of line OP and the slope of line OP gives Young's modulus of wire. Slope of line OP gives Young's modulus of wire. ठीक है दोस्तों, Yes, sir. देखिएगा ये वाला ग्राफ मत Yes. बनाना अभी। ये है पॉइंट P, ये वाला पॉइंट O। तो इसका मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाते हो, स्ट्रेस बढ़ाने का मतलब वेट बढ़ाते जाते हो, लटकती हुई वायर के ऊपर जैसे जैसे आप यहाँ पे वेट बढ़ाते जाते हो तो उसकी लेंथ बढ़ती जाती है। देखिए लेंथ भी इधर की तरफ बढ़ रही है, स्ट्रेन बढ़ने का मतलब लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ भी Yes, sir. बढ़ती जाती है। और क्या ये स्ट्रेट लाइन है? तो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होती होगी क्या? हाँ बोलो। तो ये वाला जो रीजन है Yes, फर्स्ट sir. वाला जिसमें स्ट्रेन स्मॉल है, उसमें स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, हुक्स लॉ एप्लीकेबल होता है। और इस वाली लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या देगा आपको भाई? स्लोप क्या होगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा क्या स्लोप? Yes, भाई sir. भाई वाई एक्सिस अपॉन एक्स एक्सिस, ये तो होता है स्लोप। यहाँ पे क्या चल रहा है? स्ट्रेस, यहाँ पे क्या है? स्ट्रेन। तो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या देगा भाई? यंग्स मॉडुलस देगा क्या? Yes, sir. यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसा ग्राफ दे दिया और आपको स्लोप पूछा है, ठीक, सॉरी आपको यंग्स मॉडुलस पूछा है, तो भाई स्लोप बता दो, यंग्स मॉडुलस मिल जाएगा। डन है। Yes, sir. पॉइंट नंबर 2 लिखिए, ये था पॉइंट 1। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज्ड इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज्ड, यानी कि आपने वायर के ऊपर और वेट बढ़ाया, इफ स्ट्रेस इज फर्दर इंक्रीज्ड, लिख रहे हो दोस्तों? Yes, sir. If Yes, sir. stress is further increased, then stress and strain are not proportional to each other. Stress and strain are not proportional to each other. Then stress and strain are not proportional to each other. ठीक है, ये है ऑब्जर्वेशन। इसका मतलब क्या है? नेक्स्ट लाइन से लिखिए, वायर will be able to regain its original length. Wire will be able to regain its original length on removal of stress. अगर अब भी आप वायर पे से वेट हटाने शुरू कर दो ये, तो वायर अपनी ओरिजिनल लेंथ में पहुंच जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है। दिस बिहेवियर इज सीन अप टू पॉइंट ई। This behavior is seen up to point E. ग्राफ मत बनाना भाई, अभी देखते जाओ बस। Okay. This behavior is seen up to point E. E कहाँ पे है? ये रहा। Okay, which is known as, this behavior is seen up to point E, which is known as elastic limit. E पॉइंट को कहते हैं भाई इलास्टिक लिमिट और यील्ड पॉइंट, दो नाम है इसके, इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट।
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट लिखिए, द स्ट्रेस एट पॉइंट E इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस एट पॉइंट E इज कॉल्ड यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, और यहां तक समझे श्रद्धा? Yes, sir. P पॉइंट तक है प्रोपोर्शनलिटी, P पॉइंट तक आप वेट बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल रहेंगी, उसके बाद फर्दर आप वेट बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन प्रोपोर्शनल नहीं होंगी, लेकिन अगर यहाँ से भी तुमने वेट हटाना शुरू कर दिया तो वायर अपनी पुरानी लेंथ में वापस आ जाएगी। ठीक है ना, उस पॉइंट को कहते हैं यील्ड पॉइंट, और वहां पे जो स्ट्रेस है उसको कहते हैं यील्ड स्ट्रेस। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 लिखिए अब, पॉइंट 3, इफ वायर is stressed if wire is stressed beyond E, अगर E के बाद भी तुमने वेट बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा? if the wire is stressed beyond point E, stress, sorry, लिखा, if the wire is stressed beyond point E, strain increase much more rapidly than stress। देखिए, स्ट्रेन ज्यादा बढ़ी है जबकि स्ट्रेस तो बस इतनी बड़ी है, और स्ट्रेन बढ़ गई है इतनी, तो स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। लिख रहे हो? Yes, स्ट्रेन sir. Yes, sir. स्ट्रेन इंक्रीजेज मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। ठीक है, फुल स्टॉप, नेक्स्ट लाइन, इफ वायर इज अनलोडेड फ्रॉम हियर, इफ वायर इज अनलोडेड, यानी कि अब मैं वेट हटाऊं, वायर इज अनलोडेड फ्रॉम हियर, it doesn't come back to its original length, it doesn't come back to its original length, it shows a permanent shift, it shows a permanent shift on removal of weight, it shows a permanent shift on removal of weight। ठीक है, Yes, sir. फाइन, इसमें लिख दीजिए shown by point A in the graph। ये है भाई परमानेंट शिफ्ट, कि देखो तुमने लोड सारा जीरो कर दिया, लेकिन उसके बाद भी जो लेंथ है वो वापस यहाँ पे नहीं आई, इतनी रह गई, उसकी लेंथ बढ़ी हुई रह गई, स्ट्रेन रह गई उसके अंदर। समझे क्या? अब आइए भाई Yes, sir. पॉइंट नंबर 4, इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज्ड फर्दर, इफ स्ट्रेस is increased further, comma, by very small increase in it, by very small increase in stress, by very small increase in strain, a very large increase in strain is produced। Sir, strain या stress? मैं फिर से बोल देता हूं, by very small increase in stress, large increase in strain is produced।
by very small increase in stress a very large increase in strain is produced. ठीक है, ब्रैकेट में लिख दीजिए रीजन ए बी. ठीक है, and after reaching at point B, and after reaching at point B, the strain increases, the strain increases even if the wire is unloaded. अगर बी पॉइंट पे पहुंच के तुमने अनलोड करने की भी कोशिश की तब भी वायर की जो लेंथ है वो बढ़ती जाती है, तो बी पॉइंट पे जाके वायर बुरा मान जाती है. ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूं. आफ्टर रीचिंग एट पॉइंट बी द स्ट्रेन इंक्रीज इवन इफ द वायर इज अनलोडेड एंड ब्रेक्स एट पॉइंट सी, और सी पॉइंट पर वायर टूट जाती है. The stress corresponding to point B the stress corresponding to point B is called breaking stress. The stress corresponding to point B is called breaking stress. ठीक है भाई लोग? Yes, sir. फाइन. तो देखिए इसको दो पार्ट्स में बांट सकता हूँ यहाँ से. देखिए जो ई पॉइंट था वहाँ तक तो वायर में थी इलास्टिसिटी, यानी कि इस रीजन में अगर अनलोड करना शुरू कर दो तो वायर अपनी पुरानी लेंथ में वापस आ जाएगा. ये सुनो, ठीक है क्या? लेकिन इधर का जो रीजन है Yes, sir. अगर उसमें आप चाहे अनलोड करना भी शुरू कर दो तो वायर अपनी पुरानी लेंथ में नहीं आता, उसमें कुछ ना कुछ परमानेंट शिफ्ट आ जाता है. ठीक है, तो ये जो Yes, sir. रीजन है इधर का, ये वाला है इलास्टिक रीजन. यहाँ पे वायर इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है, और यहाँ पे जो वायर है वो इन इलास्टिक बिहेवियर दिखाता है. तो इसको कह रहा हूँ इन इलास्टिक रीजन. ठीक है क्या? ये ब्राउन लाइन के लेफ्ट और राइट. ठीक है, इलास्टिक Okay, रीजन sir. एंड इन इलास्टिक कहते हैं या फिर प्लास्टिक भी कह देते हैं. इन इलास्टिक और प्लास्टिक रीजन. फाइन. बोलो भाई लोग, ये है एक वायर जिसको आपने लटकाया हुआ है और उस पर आप वेट बढ़ाते जा रहे हो तो फिर उसकी क्या हालत होगी. ठीक है दोस्तों, बी से सी रीजन में क्या होता है? क्या लिख रहे हो? लास्ट क्या लिखा है? So point B is called breaking stress. फाइन. नेक्स्ट लाइन से लिखिए इन द रीजन बी टू सी, in the region B to C wire seems to be flowing. B से C रीजन में ऐसा लग रहा है जैसे वायर फ्लो हो रही हो, जैसे वायर मेल्ट हो गई हो और फ्लो हो रही हो. तो B to C region, the wire from B to C region seems to be like flowing. ठीक है, उस पे से आप भले वेट हटाते जा रहे हो लेकिन फिर भी वायर का जो क्या बोलूं स्ट्रेन है वो बढ़ता जा रहा है. तो ऐसा है. अब बनाइए ये ग्राफ. Okay, sir.
सर बना लिया। बन गया तो आगे लिखिए भाई। हो गया ध्रुव? सर अभी 2 मिनट। हरवंश डन सर। हरवंश चलिए आगे चलते हैं भाई। नेक्स्ट ग्राफ के बाद एक लाइन लिखिए। अच्छा एक बात बताइए, डक्टाइल का क्या मतलब होता है? सर जो थिन वायर्स में बीट हो सके। फाइन, जिसको मतलब किसी मेटल को मैं जिसके वायर्स बना सकूं, ठीक है ना। और एक होता है ब्रिटल। ब्रिटल जैसे प्लास्टिक कैसी होती है, ब्रिटल होती है कि प्लास्टिक जैसी तुमने मोड़ा टूट गई, यस ठीक है ना। यस तो होती है ब्रिटल, यानी कि इसके वायर नहीं बनाए जा सकते, टूट जाएंगे ये तो। यस सर। और जो डक्टाइल होगी उसके वायर बनाए जा सकते हैं आराम से, ठीक है। और ठीक है, यस सर। ये है पॉइंट बी और ये है पॉइंट सी। अब लिखिए एक लाइन, इफ बी एंड सी आर क्लोज, point B and point C are close, material is brittle. B and C are close, तो material is brittle. And if B and C are apart, दूर हैं, material is ductile. अगर बी और सी दूर दूर हैं पॉइंट्स, तो इसका मतलब वायर तुरंत नहीं टूटती है। कहाँ पे टूटती है? सी पॉइंट पे जाके टूटती है ना। यस सर। तो अगर बी और सी दूर हैं तो इसका मतलब वायर को टूटने में लगता है टाइम, तो उसके वायर बन जाते होंगे, पतली पतली वायर बन जाती होगी, तो वो कैसी हो गई? मटेरियल डक्टाइल हो गई। और कहीं पे ग्राफ ऐसा है, तुरंत इसके बाद यहाँ पे हो गया सी, ऐसे आ गया सी, तो इसका मतलब बी और सी पास पास हो गए यहाँ पे, तो क्या वायर जल्दी टूट जाती होगी? यस सर। तो उसका जो मटेरियल है यस सर। वो हो गया ब्रिटल, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आप खोलोगे, उसमें आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह से बना हुआ है, ऐसा बना हुआ है। एक तो ऐसा बना रखा है बिल्कुल ही, ठीक है, और एक ऐसे बना रखा यस सर। है ना। तो कौन सी वाली मेटल ब्रिटल है और कौन सी डक्टाइल है, बताइए। ए या बी? डक्टाइल कौन है सर ए ब्रिटल है। भाई? यहाँ पे देख रहा हूँ कि बी पॉइंट ये वाला होगा और सी पॉइंट ये होगा, और यहाँ पे देख रहा हूँ ये यस बी यस सर। सर। पॉइंट होगा और ये वाला सी पॉइंट होगा। तो कौन सी डक्टाइल है भाई? बी। बी बी। डक्टाइल है। सो दिस इज मोर डक्टाइल विद रिस्पेक्ट टू दिस, या कहूँ कि ये ब्रिटल होगी। चलेगा भाई लोग? यस यस सर। सर। तो ग्राफ में दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक तो ये कि ब्रिटल कौन सी है, डक्टाइल कौन सी है, और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कि इस लाइन का जो स्लोप है वो देगा y। तो तुम्हें ये लाइन दे करके और उसका स्लोप पूछा होगा, यानी कि यंग्स मॉडुलस पूछा होगा, निकाल पाओगे भाई? पी पॉइंट से ये देख लो यस कितना है, ये देख लो कितना है, ये वाली हो गई स्ट्रेस और ये वाली हो गई स्ट्रेन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन कर दो, यंग्स मॉडुलस आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यस सर। भाई ये एक चीज थी जो कल नहीं हो पाई थी अपनी। दूसरा, सिलेबस में नहीं है लेकिन बता रहा हूँ बस, रबर बैंड। रबर बैंड को भी तो अगर मैं लटका दूं और उस पर वेट लगाता जाऊं तो उसकी तो लेंथ भी तो बढ़ती जाएगी, यस सर। है ना। लेकिन उसके यस लिए जो ग्राफ है वो ऐसा नहीं होता। ये ग्राफ किसके लिए होता है भाई? मेटल्स के लिए। ये वाला ग्राफ किसके लिए होता है? सर। मेटल्स तो के फिर लिए। तो प्लास्टिक मेटल्स। के लिए भी नहीं हुआ। नहीं, सिर्फ मेटल के लिए है वाला ग्राफ भाई, क्योंकि यहाँ पी पॉइंट तक तो हुक्स लॉ वैलिड था ना। यस सर। और हुक्स लॉ किसके लिए वैलिड है? मेटल्स के लिए। यस सर। यस इसका सर। मतलब ये मेटल के लिए है ग्राफ, रबर बैंड के लिए नहीं है। रबर बैंड के लिए अगर ग्राफ देखा जाए तो कैसा आता है? रबर बैंड के लिए अगर स्ट्रेस
और स्ट्रेन का ग्राफ देखा जाए तो इस तरह का आता है, ऐसे। जैसे जैसे आप स्ट्रेस बढ़ाते जाओगे तो इस तरह से बढ़ेगी स्ट्रेन, ठीक है ना। और जैसे जैसे आप वेट हटाओगे तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो जब आप वेट बढ़ाते जाओगे तो ऊपर से जाएगा, और जब वेट कम करते जाओगे तो नीचे से जाएगा, ठीक है ना। ये है लोडिंग, और ये वाला ग्राफ है अनलोडिंग का। तो अगर आप रबर बैंड के ऊपर वेट बढ़ाते जाओगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन में ये रिलेशन आएगा, और नहीं तो ये वाला आएगा, ठीक है क्या। ये कहाँ से आया वो सब अपने को जरूरत नहीं है, कहीं कहीं पे ऐसा पूछ लिया जाता है तो बता देने का तुरंत कैसा होता है भाई, ठीक है दोस्तों। कई बार रबर बैंड बोल के नहीं पूछा जाता, ऐसा ऐसा बोल के पूछा जाता है कि आपकी जो हार्ट है, आपका हार्ट में जो वेन्स हैं, ठीक है क्या। हार्ट जब पंपिंग करता है तो क्या वेन्स की वेन्स थोड़ी कभी खुल जाती होंगी, कभी छोटी हो जाती होंगी, ऐसा होता होगा क्या। बोलो। Yes, sir. तो क्या वो रबर बैंड की तरह नहीं हो गई, वो मेटल थोड़े ही है, वो तो टिश्यू Yes, की sir. बनी हुई है, सब मसल्स हैं वो तो। Yes, sir. वो रबर बैंड की तरह होंगी, तो उनका ग्राफ कैसा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन का, ऐसा करके पूछा जाए तो ये वाला ग्राफ होगा भाई। वो रबर बैंड की तरह ही तो हो गई वो भी। Okay, sir. तो उनके लिए जो स्ट्रेस स्ट्रेन Yes, ग्राफ sir. होगा वो इस तरह का होगा, ठीक है। ठीक है। Yes, Yes, sir. sir. इसका जो एरिया है, ये वाला एरिया, इसका जो एरिया है ये देता है एनर्जी लॉस। ये होता है एनर्जी लॉस, या फिर इसका एक दूसरा ज्यादा फैंसी नाम है हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस या एनर्जी लॉस एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। एनर्जी लॉस वर्ड ज़्यादा यूज़ नहीं होता, ये वाला वर्ड ज़्यादा यूज़ होता है। तो हिस्टैरिसीस लॉस कहीं पे भी अगर समझ में आता है तो वो ये है, ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये होगा हिस्टैरिसीस लॉस, ठीक है। मतलब वो एनर्जी लॉस ही है, Okay, sir. ठीक है मित्रों। Yes, Yes, sir. sir. ओके, आगे चलते हैं। मतलब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, कोर्स में नहीं है अपने। देखिए भाई, नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड वायर। अगर आप एक वायर को खींच रहे हो और जब उसे छोड़ रहे हो तो वापस वो अपनी पुरानी लेंथ में आ रही है, तो क्या वो एक स्प्रिंग की तरह नहीं हो गई। Yes, sir. और एक जो स्प्रिंग होती है उसको जब मैं खींच देता हूँ एक्स डिस्टेंस नीचे, तो क्या उसमें एनर्जी स्टोर नहीं हो जाती इतनी। Yes, sir. बोलो भाई लोग। Yes, sir. और ऐसे तो तुम वायर के साथ कर रहे हो, जैसे उस पर वेट लटकाते हो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, जैसी वेट हटाते हुए वाला तो फिर वापस अपनी पुरानी लेंथ में आ जाती है। तो क्या Mm. का खिंचना स्प्रिंग की तरह नहीं हो गया। Yes, Yes, sir. sir. स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर होती है, अगर तुमने इसको भी एक्स डिस्टेंस नीचे खींचा तो इसमें भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। Yes, sir. Yes, sir. तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है वो निकालना चाहता हूं, ठीक है क्या। तो कैसे लिखेंगे भाई कि व्हेन, लिखिए आप लोग, लिखिए ये वाला हेडिंग डालो, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए स्ट्रेच्ड स्प्रिंग। लिखें, Yes, sir. लिखें, व्हेन ए बॉडी इज इन इट्स नेचुरल शेप, when a body is in its natural shape, its potential energy is minimum. When a body is in natural shape, potential energy of the body is minimum. When deforming forces, when deforming forces deforms the body,
when deforming forces deforms the body, they work against the internal molecular forces. When the deforming forces deforms the body, they work against the internal molecular forces. भाई कोई कॉस्को की बॉल है, तुम इसको दबाओ दोनों साइड से, तो इसकी शक्ल ऐसी नहीं हो जाएगी, यहाँ दब जाएगी। Yes, sir. तो ये कौन से फोर्सेस थे? डीफॉर्मिंग फोर्सेस। तो डीफॉर्मिंग फोर्सेस ने क्या किया भाई? इसकी शक्ल बदल दिया ऐसे। तो जो इसके इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्सेस थे, क्या उनके अगेंस्ट वर्क डन कराया हमने? Yes, sir. जो इंटरनल फोर्सेस है वो तो चाहते हैं कि बॉल जो है ऐसी की ऐसी गोल की गोल रहनी चाहिए, लेकिन तुमने क्या करा, बाहर से फोर्स लगा के इसका जो शेप था उसे खराब कर दिया। तो क्या तुमने वर्क डन किया है इसका शेप खराब करने में? यस और नो? Yes, sir. हमने लिखा Yes, है कि sir. जो डिफॉर्मिंग फोर्सेस हैं उन्होंने इसकी शेप को गड़बड़ करने में वर्क डन किया है, ऐसा लिखा है हमने। Yes, Yes, sir. Fine. That work done will be stored in form of potential energy. That work done is stored in form of potential energy. Which is called elastic potential energy, क्योंकि इलास्टिसिटी की वजह से आई है। That's why it is called elastic potential energy. जैसे ही मैं इसे छोड़ूंगा तो वापस अपनी पुरानी शेप में आ जाती है, because of elasticity. बोलो भाई लोग, लिख लिया क्या यहाँ तक? Yes, sir. हाँ, नेक्स्ट लाइन से लिखिए। सपोज ए वायर हैज नेचुरल लेंथ L, ये दी सपोज वायर नेचुरल लेंथ L, क्रॉस सेक्शनल एरिया A and Young's modulus Y. Length L, cross sectional area A, Young's modulus Y is fixed at one end, is fixed at one end and stretched by a force F from the other end. ध्रुव लिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. तेरे भाई का तो पता ही नहीं है कहाँ है। Yes, sir. Suppose a wire has natural length L, cross sectional area A and Young's modulus Y is fixed at one end and stretched by a force F from the other end. यहाँ तक लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. The force is adjusted the force is adjusted such that the wire stretches slowly. फोर्स ऐसा धीरे धीरे लगा रहा हूँ कि वायर धीरे धीरे बढ़ती है, एकदम से नहीं कि तोड़ डालो उसको। The force is adjusted such that the wire stretches slowly. ठीक है? Yes, sir. When extension in wire is X, when extension in wire is X, then strain produced, Strain produced. हाँ जी ये लिख रहा हूँ, strain produced, बता कितनी होगी? X upon L होगी क्या? Strain produced is equal to X upon L, Well, and stress is
फोर्स अपॉन एरिया होगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. फाइन। तो यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल, ऐसा लिखूंगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. लिखते जाइए। ऐसा हो जाएगा। Yes, sir. क्या मैं इसे लिख सकता हूँ वाई ए एक्स अपॉन एल, एफ इज इक्वल टू वाई ए एक्स अपॉन एल, ठीक है क्या? Yes, sir. फाइन। ये सारा कांस्टेंट है क्या? Yes, sir. फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो गया? X. क्या स्प्रिंग के केस में भी ऐसा ही होता है? Yes, sir. समझ गए क्या? Yes, sir. तो क्या मैं मान Yes, सकता sir. हूँ कि ये जो वायर है एक स्प्रिंग की तरह काम कर रही है? Yes, sir. भाई स्प्रिंग में भी ऐसा ही फोर्स होता है, यहाँ भी ऐसा ही है, Yes, sir. ठीक है क्या? के की जगह बस क्या है यहाँ पे, ठीक है क्या? Y A upon L. ठीक बात है। तो ये जो तीन चीजें हैं मुझे दी हुई, क्या Yes, sir. अगर मैं इनको ऐसे फिट कर दूं तो क्या मैं फिर इस वायर को एक स्प्रिंग मान सकता हूं? Yes, sir. बताओ तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी लिखोगे? हाफ के एक्स स्क्वायर होती है स्प्रिंग की, तो के की जगह क्या लिख दूं? वाई ए अपॉन इंटू, L. बोलो X. भाई, ठीक है क्या? Yes, sir. समझ में आया? लिखना नहीं है अभी, समझ में आया सर? Yes, sir. चलिए यहाँ तक लिख लिया आपने। फोर्स डायरेक्टली Yes, प्रोपोर्शनल sir. टू एक्स, यहाँ तक लिख लिया दोस्त? Yes, sir. डन। चलिए अब लिखिए भाई, here force is directly proportional to extension, so the wire behaves like as a stretched spring. Wire behaves like as a stretched spring. ठीक है क्या? Yes, sir. ऊपर हमने क्या लिखा था? वर्क डन बाय दिस फोर्स विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे लिखा था। Yes, sir. तो लिखिए वर्क डन बाय द फोर्स एफ, वर्क डन बाय द फोर्स एफ कितना होगा भाई? एफ इंटू डी एक्स होता है क्या वर्क डन? Yes, sir. इसको इंटीग्रेट कर दूं 0 टू एक्स, एफ की जगह क्या लिख दूं? वाई ए अपॉन एल लिख दूं क्या, इंटू एक्स और डी एक्स? Yes, sir. वाई ए अपॉन एल को बाहर निकाल दूंगा, एक्स डी एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन टू आ गया। Yes, sir. 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर, ये जो वर्क डन है क्या यही पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है? Yes, sir. समझ गया फॉर्मूला? Yes, sir. क्या ये सेम ऐसा ही नहीं है जैसा स्प्रिंग के लिए होता था? हाँ कि ना? Yes, sir. तो जब भी मुझे कभी कोई वायर दी जाएगी तो मैं स्प्रिंग की तरह सॉल्व कर दूंगा उसको, बस उसका जो के है मुझे वो वाई ए अपॉन एल की तरह लेना है। Okay, sir. समझेगा भाई लोग? Yes, sir. ये फॉर्मूला ले लो भाई, इसके साथ थोड़ा खेलेंगे अब अपन। वाई ए अपॉन एल पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू से दिखा देता हूँ, 1/2 वाई ए अपॉन एल इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसा है क्या दोस्तों? 1/2 Yes, sir. वाई ए, 1/2 वाई ए, मैं इसमें एक एल से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, एक एल से डिवाइड कर रहा हूँ, ऐसा आ जाएगा क्या? Yes, sir. वाई इंटू एक्स अपॉन एल का स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ऐसा लिख रहा हूँ भाई। बोलो भाई लोग, Okay, sir. ए इंटू एल क्या चीज है? क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, ठीक है?
एक्स अपॉन एल क्या Yes. चीज है ध्रुव? एक्स अपॉन एल क्या Strain. चीज है भाई? स्ट्रेन। स्ट्रेन। तो ये क्या हो गया? y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम Volume. इज इक्वल टू, ठीक है क्या, Yes, sir. 1/2। y को क्या मैं लिख सकता हूँ? स्ट्रेस Stress. अपॉन स्ट्रेन Yes, sir. और इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। तो एक इससे ये कट जाएगा क्या? Yes, sir. तो भाई एक फॉर्मूला ऐसा भी आ सकता है क्या? स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। Yes, sir. यस। तो एक फॉर्मूला ये वाला जो हुआ, ये हो गया सिर्फ स्ट्रेन में। ये वाला जो फॉर्मूला हो गया वो हो गया स्ट्रेस और स्ट्रेन में। और क्या ऐसे ऐसे मैं यस सर। स्ट्रेस में भी बता सकता हूँ फॉर्मूला, सिर्फ स्ट्रेस में। यस सर। बताइए भाई, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन क्या होता है? वाई होता है क्या? Modulus. तो क्या मैं स्ट्रेन की जगह पे स्ट्रेस अपॉन वाई रख दूं क्या? इस वाले फॉर्मूला रख दूं? Yes, sir. तो डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 वाई जिंदाबाद। स्ट्रेन की जगह क्या रख दूं? स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई का स्क्वायर रख दूं क्या? हाँ बोलो। Yes, sir. यस सर। लो भाई, ये फॉर्मूला किस में आ गया? सिर्फ स्ट्रेस में। तो भाई अगर सिर्फ स्ट्रेस दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, स्ट्रेन दे रखी हो तो ये फॉर्मूला लगा दूंगा, और स्ट्रेस स्ट्रेन दोनों पता हो तो भाई ये वाला लगा देना। ठीक है क्या? फाइन। कोई भी एक याद रख लो, बाकी के निकाल लूंगा, ठीक है ना? कोई भी एक कैसे याद रखो? इसको याद रख लूं, y इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर Yes, इंटू sir. वॉल्यूम। यस सर। ठीक है, बताइए डेल्टा यू क्या चीज है? एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। यस Hmm. सर। एक टर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी। पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी क्या होती है कि पोटेंशियल एनर्जी में वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी आ जाती है। समझे क्या? Okay, sir. पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी टर्म कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो इसका मतलब वो वॉल्यूम को साफ कराना चाहता है उसमें से। तो वॉल्यूम को अगर मैं यहाँ पे अपॉन में रख दूंगा तो क्या जो ये बचेगी ये पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी बचेगी। यस सर। तो भाई इस तरह से Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी के लिए तुमने 3 फॉर्मूले लिखे, इसी तरह से अब आगे 3 फॉर्मूले पोटेंशियल एनर्जी डेंसिटी के लिए लिख दो। पहला क्या लिखोगे? 1/2 वाई इंटू स्ट्रेन का स्क्वायर। बस वॉल्यूम हटा दूं? यस सर। दूसरा ये हो गया भाई। और तीसरा क्या हो गया? स्ट्रेस का स्क्वायर अपॉन वाई। ऐसा हो गया क्या? Yes, sir. ठीक है क्या? और भाई शुद्ध भाषा में तो ये जो है वो हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग की एनर्जी के बराबर है। ठीक है दोस्तों? Okay, sir. ठीक है भाई लोग, यस सर। समझे Yes, आप? sir. हाँ बोलो। Yes, sir. चलेगा। एक फॉर्मूला और बताऊंगा एंड देन विल रैप अप। देखिएगा, एक वायर लटक रही है ऐसे, ठीक है? उसके नीचे तुमने एक वेट लगा दिया W। W का मतलब है mg। ओके, तो भाई स्ट्रेस कितनी होगी? W अपॉन एरिया होगी क्या? mg अपॉन एरिया। Yes, sir. और मुझसे पूछा जाए स्ट्रेन, तो भाई स्ट्रेन कितनी होगी? x अपॉन एल होगी क्या? जितना भी चेंज इन लेंथ आया अपॉन एल। ठीक है? Yes, sir.
ये 3 चीजें मुझे पता थी, y a l और w, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, w अपॉन a अपॉन x अपॉन l हो जाएगा क्या, Yes, sir. ऐसा हो जाएगा। तो x कितना हो गया भाई, w l अपॉन a y हो गया क्या। Yes, sir. ये Yes. क्या चीज है, चेंज इन लेंथ है क्या ये। Yes, sir. Yes, sir. फाइन, ये क्या चीज है, चेंज इन लेंथ, Change in Changing. length. समझे क्या। Okay, sir. अपने गली मोहल्लों में अपने वो देखें, बिजली के तार लटके रहते हैं, ये खंबा है, इस पे बिजली का तार जा रहा है, ऐसे ऐसे लगा होता है, देखा है क्या। Yes, sir. Yes, ऐसा sir. होता है, ऐसा होता होगा यार, बताइए। हाँ सर, ऐसा ही होता है ऑलमोस्ट। हमको तो लग रहा है ऐसा होता है वो। हाँ सर, वो एक डंडा सा होता है फिर उसके बीच में जिससे टच ना हो। भाई ऐसा झूला वैसा नहीं होता वो, हाँ हाँ Yes, हाँ। sir. जिस दिन वो लगा होगा क्या उस दिन भी ऐसा रहा होगा वो, नहीं उस दिन तो उन्होंने एकदम टंच ऐसा लगाया होगा ना, यस सर। ये क्यों लटक गया नीचे, ड्यू टू चेंज इन लेंथ। अपने वेट की वजह से। यस सर। Okay, sir. तो अगर मैंने एक भारी सी वायर लटका दी, अगर मैंने एक भारी सी वायर ऐसे लटका दी, तो क्या अपने वेट की वजह से भी उसमें एक्सटेंशन हो सकता है, Yes, sir. ठीक है ना। इसका जो यस वेट सर। था वायर का वो था W, वायर का जो वेट था सपोज वो था W, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट की वजह से इसमें इंक्रीमेंट कितना होगा, x इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला देखो जरा, ये तो वही है पुराना, Yes, sir. इतना, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है। इसका भी इंटीग्रेशन वगैरह आता है तब जाके निकल के आता है ये वाला फॉर्मूला, बट इट्स ओके, अपन इतना रखेंगे, ओके सर। ठीक है दोस्तों। Okay, sir. डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई तो होता है नॉर्मल वायर का, जब तुमने डब्ल्यू एट नीचे लटकाया है तब जो इंक्रीमेंट होता है वो होता है डब्ल्यू एल अपॉन ए वाई, लेकिन अगर उतने ही वेट की वायर है तुम्हारे पास तो उसमें सेल्फ वेट की वजह से जो इंक्रीमेंट होगा वो इस वाले का आधा होगा, ठीक है। Okay, sir. फाइन, इसमें जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, हाफ के एक्स स्क्वायर होती है क्या, Yes, sir. वेयर के इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल। By A upon L. फाइन, यहां पे जो एनर्जी स्टोर होती है वो होती है 1/6 के एक्स स्क्वायर, वेयर के इज इक्वल टू वाई ए अपॉन एल, ठीक है भाई लोग, फॉर्मूला याद रखेंगे, दैट्स ऑल। अपने सेल्फ वेट की वजह से जो इंक्रीमेंट इन लेंथ होता है दैट इज डब्ल्यू एल अपॉन टू ए वाई, और एनर्जी जो स्टोर होती है दैट इज 1/6 के एक्स स्क्वायर, जहां पे के क्या है, वाई ए अपॉन एल, ठीक है भाई लोग, Yes, sir. ऐसा। ओके सर। फाइन, एक छोटा सा टॉपिक और था लेकिन समय थोड़ा कम लग रहा है मुझे।